चलिए आइए, हौसला का क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में काफी लोगों को दिक्कत आई है, जबकि ये क्वेश्चन अभी पहले मैं डिस्कस कर दूंगा, फिर आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा कि क्या है और किस तरह। क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया गया था कि जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़े तो पहले देखो रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट नॉर्मली अकाउंट से क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन में लिखा होता है। आप पहले फर्स्ट लाइन पे देखो, कुछ नहीं दिया है, लास्ट लाइन पे आओ, ड्रॉप द अकाउंट इंटर सेटलमेंट अमंग द पार्टनर। तो मतलब पार्टनर के बीच में कुछ सेटलमेंट करने की बात आ रही है। अब ये देखना होगा कि ये हमारा किस चैप्टर से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द फर्म वुड बी डिसॉल्व। आप यहाँ पे देख रहे हो डेथ हो रहा है, तो बच्चे यहाँ पे घबरा गए कि सर ये डेथ का क्वेश्चन है या डिसोल्यूशन का। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली फर्म डिसॉल्व हुआ। ये डेथ जो है, ये डाइड जो लिखा हुआ है, ये फर्म डिसॉल्व होने का कारण स्पेसिफाई कर रहा है। देखिए, ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2020, बैलेंस शीट है 30 सितंबर 2020। The remaining partner could not arrive at any understanding with the legal representative of A, with the result that it was decided that the firm would be dissolved. फॉर्म हमारी डिजॉल्व हो गई, फॉर्म हमारी डिजॉल्व हो गई। तो सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। अब दूसरी बात होती है कि दूसरा जो डर होता है वो आपका इस टर्म से है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अब ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी शोन इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट द सरेंडर वैल्यू। बैलेंस शीट में जो जेएलपी शो की गई है, ये इसकी सरेंडर वैल्यू है 12,105। डिसोल्यूशन के केस में जेएलपी को कंसीडर करेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर बैलेंस शीट में है तो इसे आप ट्रांसफर करो जेएलपी को, और चूंकि यहां पे पार्टनर की डेथ हो गई है तो पॉलिसी मैच्योर होगी, तो आपको अमाउंट रिसीव होगा, तो बैंक डेबिट होगा, अपना बैंक अपना डेबिट होगा टू जेएलपी लिखते। लेकिन चूंकि जेएलपी डिसोल्यूशन के केस में हम कोई और अकाउंट यूज नहीं करते, जेएलपी तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया, तो इस जगह पे जेएलपी के जगह पे हम लोग जो है रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। और कितने से लिखेंगे, कितना अमाउंट रिसीव होगा? द पॉलिसी अमाउंट। वो आप कैसे पता चला? पॉलिसी टेकन बाय द फर्म फॉर ₹30,000, दिस इज द पॉलिसी अमाउंट। ये पॉलिसी अमाउंट है। तो जब किसी पार्टनर की डेथ होगी, मैंने थोड़ी देर पहले अभी पीछे के क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जेएलपी में सरेंडर वैल्यू पॉलिसी अमाउंट क्या होती है। तो जब पार्टनर की डेथ होगी तो पॉलिसी सेट टू बी मैच्योर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000 होगा। तो जैसे इन्वेस्टमेंट रियलाइज होती है, इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में है, कंसीडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट सिमिलर टू इन्वेस्टमेंट। जेएलपी कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट का नाम एक तरह से है, जेएलपी सिमिलर टू इन्वेस्टमेंट। आप बोलोगे सर, कई बच्चे कह सकते हैं सर जेएलपी बैलेंस शीट में नहीं लिखा होता, यहां लिखा होता 10 जेएलपी दिस मच 30,000 सरेंडर वैल्यू 12,105। तो फर्म की जेएलपी थी ना, ये बुक्स में बैलेंस शीट में नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। तो डिसोल्यूशन में अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट होता तो क्या होता? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वैसे ही ट्रीटमेंट हो। तो ये आपका जो है सिंपल डिसोल्यूशन की तरह आप इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ करंट अकाउंट भी है, ये करंट अकाउंट है। आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन में करंट अकाउंट ओपन करेंगे और उसका जो भी बैलेंस होगा वो एज इट इज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देख, आगे जो है मैं एक बार डिस्कस कर दूं, फिर आप लोग अपने क्वेरीज को रखेंगे। द सम वाज एश्योर्ड वाज रियलाइज्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ये लाइन अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता ना, हम रियलाइज कराते।
पॉलिसी लिया क्यों था कि किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसकी फाइनेंशियल हार्डशिप को मीट करने के लिए फंड हो सके हमारे पास। ये लाइन अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम ये ट्रीटमेंट देते ही देते। ये लाइन सम एश्योर्ड बाय रिलायंस फॉर इंश्योरेंस कंपनी, ये नहीं भी दिया होता तो भी हम रियलाइज कराते। अब प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज ओनली 70% ऑफ द बुक वैल्यू। तो प्लांट एंड मशीनरी को तो आपने ट्रांसफर कर दिया था, वो 70% ऑफ द बुक वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फर्नीचर फिटिंग फिटिंग टेकन ओवर बाय सी एट मार्केट वैल्यू 2500, तो सी डेबिट टू रियलाइजेशन। बिल रिसीवेबल एंड सन्ड्री एसेट डिस्काउंटेड एट 4%, तो जो बिल रिसीवेबल है और क्या बता रहे हैं सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल ये जो आपका 8610 है और सन्ड्री डेटर्स जो है 14165, इसको जो है 4% कम पे आपको रियलाइज हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर ई एडजस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड कंप्राइज इजीली मार्केटेबल आइटम 70% ऑफ द बुक वैल्यू। तो स्टॉक टोटल 29,940 का है, मैं उसमें कह रहा हूं कि 70% जो है वो इजीली मार्केटेबल है, मतलब जितनी वैल्यू है उस पर रियलाइज हो जाएगी। ऑब्सोलीट है 10% ऑब्सोलीट है, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं मिलेगा, डिस्कार्ड कर दिया हमने। तो बाकी जो रेस्ट है, रेस्ट 70 प्लस 10 80, तो रिमेनिंग 20% ऑफ दिस मच, उसको हमने 50% ऑफ द बुक वैल्यू पे रियलाइज किया। इसकी वर्किंग जो है, छोटा सा वर्किंग हम लोग इस तरह बनाएंगे। 70% of 29,940, that is 29,958 realized at 29,958. 10% जो है 29,950 का, that is 2,994 discarded, nothing will be realized. 29,940 का 20% balance value, book value 5,988 realized at 50%, इसका 50% लिया। टोटल जो अमाउंट रियलाइज होगा 23,952। टोटल एसेट था, स्टॉक था 29,940, तो आप देखिए ऊपर स्टॉक हमने ट्रांसफर कर दिया 29,940 ये स्टॉक, और रियलाइज भी स्टॉक 23,952, नॉर्मल जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का करते थे, कोई इसमें चेंज नहीं है। उसके बाद जो करंट एसेट जो था वो हमने ट्रांसफर किया, ये 12,420 का था, एसेट साइड में था तो डेबिट कर दिया। ए और सी का क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड में था तो क्रेडिट कर दिया। जेएलपी की ट्रीटमेंट आप देखिए, जेएलपी को हमने ट्रांसफर किया है, जो बैलेंस शीट में थी जेएलपी 12,105, बैलेंस शीट में जो जेएलपी यहाँ पे था 12,105, उसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया 12,105। और ये जो है जेएलपी जो रियलाइज हुई बाय बैंक 30,000। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो सारा हमने कर दिया। लायबिलिटी जो है नॉट रिकॉर्डेड सेटल, तो आपका जो है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सारा करने के बाद याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि बिफोर क्लोजिंग आप क्वेश्चन पूरा पोस्टिंग करने के बाद आप जरूर चेक करो whether all the liabilities has been settled or not। तो क्रेडिटर्स और बिल पेबल के बारे में क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कुछ कहा है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है। इसको हम लोग सेटल करेंगे एट इट बुक वैल्यू, रिलेशन टू बैंक या कैश। तो आप देखिए यहाँ पे पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स वगैरह हमने यहाँ ट्रांसफर किया, क्रेडिटर्स है और ये है, ट्रांसफर तो कर दिया, ये आपकी ट्रांसफर वाली है, ये आपका जेएलपी रियलाइज्ड है, ये ट्रांसफर हुआ, कुछ नहीं कहा है तो हम इधर इसकी सेटलमेंट करेंगे। ये जो 27,620 है, 17,720 प्लस 8,400, ये टोटल मिलाकर ये किया गया। उसके बाद आपका प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हुई, ये टोटल आपकी बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर को हम लोग पार्टनर्स में ट्रांसफर किया, यहां से ये ट्रांसफर हुआ, और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर टू बैंक या बाई बैंक होगा। यहाँ टू बैंक हो रहा है, जो बैंक अकाउंट में पोस्ट करेंगे
बैंक अकाउंट का बैलेंस नील होगा। ये जो आप टोटल करेंगे इसमें आपका 1500 का अनरिकॉर्डेड होगा, वो भी आपका आ जाएगा। या मैंने नीचे नोट में दे दिया, टोटल अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर इंक्लूड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 1500। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है तो इसमें पूछ सकते हैं, पूरी वर्किंग आपके सामने है। मैं वेट कर रहा हूं आपके रिस्पॉन्स का। सभी का कैपिटल अकाउंट बनेगा, सभी का कैपिटल अकाउंट बनेगा, बल्कि करेंट अकाउंट भी बनाएंगे। ऑल्सो प्रिपेयर्ड करेंट अकाउंट इन वर्किंग नोट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर आपने कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया ए का, क्यों नहीं बनाएंगे ए का, ए कौन है भाई, क्यों नहीं बनाएंगे ए का, रीजन क्या है? ए का तो इतना कंट्रीब्यूशन है, तो क्यों नहीं बनाएंगे ए का? अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कि ए मर गया तो वो आपका एज डिस्ट्रीब्यूटर्स में ट्रांसफर करेंगे। हाँ, तो सेटलमेंट करने के समय तो पूरा ए के कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। ठीक है, उस जगह पे ये आप कह सकते थे कि ये आपके एज डिस्ट्रीब्यूटर्स करके उसके बाद फिर एज डिस्ट्रीब्यूटर्स की पेमेंट, क्योंकि हमारे इसमें डिलीट कर दिया गया है तो मैंने इसलिए इसको बैंक में ही पेमेंट सेटल कर दिया। आप ए डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ लिख सकते थे, ए कैपिटल अकाउंट तो बनेगा, इस जगह पे टू ए डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखा जा सकता था और उसके बाद ए डिस्ट्रीब्यूटर्स टू बैंक करके हम सेटलमेंट कर लेते हैं नेक्स्ट एंट्री में। यहाँ पे ये जो है चूंकि ए की डेथ हो गई है, इसको हम लोग इस जगह पे टू ए डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो लिखा जा सकता था कि ये बैलेंस हमने ट्रांसफर किया एंड लेटर ऑन इट इज पेड। तो वो तो हमने ट्रांसफर कर दिया ना, जो इसमें ए और बी और सी का जो करंट अकाउंट है, तो देखिए बी का जो करंट अकाउंट है वो एसेट साइड में है, तो उसका मतलब है उसका डेबिट बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी करंट अकाउंट। बी एसेट साइड में है करंट अकाउंट, इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस है। ट्रांसफर करना है तो आपकी बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच करंट अकाउंट, उसी की पोस्टिंग है बीच करंट अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच करंट अकाउंट। और ए और सी का लायबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस है, उसको डेबिट करेंगे और ए और सी को क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें तो बोलिए, क्लियर है तो मेंशन कीजिए। पूरी सॉल्यूशन आपके सामने है। कई बच्चे बोल रहे सर 22 समझ में नहीं आया, तो अब समझ में आया तो बता दीजिए। शुरू में आपने जब क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोगों ने कहा था सर 22 में दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर हो गया। तो ये जो पोर्शन है 22 अपना कंप्लीट है। इसके बाद 23 जो है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 23 जो है ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 23 डिस्कस किया जाएगा।